हेलो स्टूडेंट, आज हम सब एसिड बेस और साल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। एसिड बेस साल्ट ये जो हैं ये यौगिक है, कंपाउंड है। जैसे छोटी क्लास में आप सब पढ़े होंगे कंपाउंड या यौगिक। कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है, यानी कंपाउंड बनता है। जैसे आप कहते हैं H2O, ये यौगिक है क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से बन रहा है H2O। या भार के हिसाब से देखें, हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, लेकिन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन परमाणु भार 16, इनका रेशियो हो जाएगा 1:8। तो H2O हुआ, NH3 हुआ, CO2 हुआ, H2SO4 हुआ, ये सब कंपाउंड है, यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक, यानी यौगिक बनने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इसमें देखिए 3 है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। तो आजकल यौगिकों की संख्या जो बहुत अधिक हो गई, इसलिए यौगिकों के अध्ययन करने के लिए यौगिकों के गुणधर्म के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। वो 3 भाग कौन है? पहला भाग है इसका एसिड, जिसको हम सब कहते हैं अम्ल। देखो ऊपर लिखा भी है एसिड, अम्ल, और दूसरा कहेंगे क्षारक, और तीसरा कहेंगे लवण, यानी साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी यौगिकों के गुणों के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया, अम्ल, क्षारक एवं लवण। फिर अब इसमें बारी बारी से अम्ल का, फिर क्षारक का, फिर लवण का अध्ययन किया जाएगा। तो पहले हम सब इन पदार्थों का स्वाद के अनुसार वर्गीकरण किया गया, टेस्ट के अनुसार। पहला जिनका गुणधर्म दिया गया स्वाद, स्वाद के आधार पर इनको कैसे पहचाना जाएगा? जनरली ये देखा गया है जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे, जिसको आप कहते हैं सोर। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी तरह से जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में तीखा होते हैं, जिसको आप कहते हैं कसैला, कसैला, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं बीटर। ये साबुन की तरह चिकने भी होते हैं, अभी हम सब आगे पढ़ेंगे। और जो तीसरा होता है लवण, साल्ट, ये जनरली अम्ल और क्षारक की क्रिया से बनता है। स्वाद में कभी कभी इसको कह दिया जाता है ये नमकीन होते हैं, लेकिन सभी लवण के जैसा नहीं है। तो आप कह सकते हैं जो लवण है ये अम्ल और क्षारकों की क्रिया के उपरांत बनेगा, ये लवण बनता है। तो देखिए जो बात हुई फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाए। हम सब यौगिकों को या यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर यौगिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल और क्षारक लवण का जो पहला गुणधर्म लिया गया विभाजित करने का, वो स्वाद लिया गया। स्वाद के अनुसार अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर, और क्षारक जो होते हैं स्वाद में कसैले होते हैं, बीटर, और जो लवण होते हैं वो अम्ल और क्षारक की क्रिया के उपरांत बनते हैं। अभी हम सब आगे पढ़ेंगे उदासीनीकरण क्रिया, न्यूट्रलाइजेशन, उसमें ये बनेगा लवण, और स्वाद कैसा होगा? नमकीन होगा। अच्छा, इसमें जो प्रमुख रूप से पहले हम सब अध्ययन करेंगे अम्ल का। अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। अम्ल ये जो है वास्तव में ये जो एसिड शब्द आया है ये लैटिन का वर्ड है। ये लैटिन का एक वर्ड है एसिडम। लैटिन का एक वर्ड होता है एसिडस, एसिडस, ACIDUS। ये कैसा वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का। एसिडस का मतलब ही होता है सोर, या कुछ लोग इसको सॉल्ट भी कहते हैं, सोर, और सोर का अर्थ होता है खट्टा।
इसका नाम जो एसिड रखा गया, एसिड रखने के पीछे इसका कारण क्या था? ये जो एसिड शब्द बना है लैटिन वर्ड एसिडस से बना है, ACIDUS, एसिडस। और एसिडस का अर्थ होता है सोर, सोर का मतलब होता है हिंदी में खट्टा, यानी ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है एसिड शब्द कहाँ से आया, तो ये लैटिन वर्ड किससे आया? एसिडस से आया, जिसका मतलब होता है सोर। फिर इसके बाद आता है कोई भी अम्ल हो, चाहे अभी अम्लों को कई तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा, कार्बनिक, अकार्बनिक, ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण बनेंगे। तो कोई भी अम्ल हो, किसी भी अम्ल का या अम्लों का जो आवश्यक अंग होता है वो हाइड्रोजन होता है। बिना हाइड्रोजन के कोई अम्ल हो ही नहीं सकता। कोई भी अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन होगा, और उस अम्ल में जो हाइड्रोजन होता है H+ के रूप में होता है। H+ आयन या इसी को कहेंगे प्रोटॉन। जैसे उदाहरण हम आपको दे दें, जितने भी अम्ल हैं, जैसे हम कहते हैं HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ऐसे HNO3 के साथ एक अम्ल और भी होता है, HNO2 होता है, H2SO4 के साथ भी होता है, H2SO3 होता है। तो HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, HNO2 को नाइट्रस अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल। ऐसे H3PO4 को, इसको कहते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और इसी का एक होता है H3PO3, इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। ये जो अम्ल लिखे हैं 1, 2, ये जो जोड़ा जोड़ा लिखे गए वास्तव में ये है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल अभी हम सब पढ़ेंगे, ऑक्सी माने जिसमें ऑक्सीजन हो, ये ऊपर वाले में ऑक्सी नहीं है। तो जो ऑक्सी अम्ल होते हैं उनका जो नामकरण किया जाता है, इसमें जो दूसरा एलिमेंट होता है उसी के बेस को होता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का दूसरा एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आधार पर तो हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, और इसमें एक ऑक्सीजन कम है तो ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड। इसमें देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है? सल्फर, तो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, सल्फ्यूरस एसिड। ये देखिए फास्फोरस है, इसको कहेंगे फास्फोरिक एसिड, इसको क्या कहेंगे? फास्फोरस एसिड। HCl, तो आप देख रहे हैं कोई ऐसा अम्ल नहीं जिसमें हाइड्रोजन नहीं, लेकिन सब में हाइड्रोजन है। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लों का आवश्यक अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे अम्लों का जो आवश्यक अंग होता है या अम्ल का जो एसेंशियल पार्ट होता है वो हाइड्रोजन होता है। और किसी अम्ल में जो हाइड्रोजन होगा, अभी हम सब पढ़ेंगे, H+ आयन के रूप में होगा या कि प्रोटॉन के रूप में होगा। एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और भी देखें, फिर इसके बाद आता है अम्लों के सामान्य गुण। कैसे आप पहचानेंगे अम्ल है, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जनरल प्रॉपर्टी क्या है एसिड के? अम्लों के सामान्य गुण। तो बहुत सारे सामान्य गुण हैं, एक तो भी आपको बताया गया। कोई भी अम्ल होगा स्वाद में कैसा होगा? खट्टा। जैसे नींबू आप खाएं, संतरा खाएं, मौसमी खाएं, इमली खाएं, टमाटर खाएं, ये जितने भी खट्टे वाले फ्रूट है सब में एसिड होता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एक चीज ध्यान रखना है। और दूसरा क्या होता है? ये संक्षारक होता है, जिसको इंग्लिश कहते हैं कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब ये होता है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर अम्ल का संपर्क त्वचा से हो जाए, आपके शरीर से हो जाए, तो त्वचा को ये काफी नुकसान पहुंचा देंगे। लकड़ी को, कागज को, इस सब पर एसिड का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये कैसा होता है? संक्षारक होता है। अच्छा, स्वाद में ये खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं वो होते हैं कसैला होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने अम्ल या जितने क्षारक मिले उनको आप स्वाद के द्वारा पहचानें। बहुत से ऐसे एसिड हैं जिनको अगर आप खाने का प्रयास करेंगे, खा करके उसका स्वाद बताना चाहेंगे, तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। तीसरा यह है, लगभग सभी अम्ल जो होते हैं जल में विलेय होते हैं। लगभग पानी में अगर डाल देंगे, जल में क्या हो जाएंगे? विलेय हो जाएंगे। और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो अशुद्ध जल होता है, जिसको आप कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर उस डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ी मात्रा में एसिड मिला दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अम्लों का जो जलीय विलयन होता है
उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ये तो ये एक बात होगी। दूसरा यह है, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। अब आप सोचो ये नीला लिटमस पेपर क्या है? ये सब एक तरह से सूचक है। अभी हम सब सूचक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सूचक से मतलब ये होता है वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, और इनकी एक खासियत होती है सूचक की, इनका अम्लीय विलयन में रंग कोई अलग कलर का होगा और क्षारीय विलयन में इसका रंग दूसरा होगा। यानी अम्लीय और क्षारीय विलयन में सूचकों का रंग जो होगा अलग अलग होगा। या आप कह सकते हैं सूचकों की ही सहायता से हम सब अम्ल, क्षार और लवण को पहचानेंगे। यानी अम्ल और क्षारक एवं लवण को पहचानने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं उसे सूचक कहते हैं। तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और इसमें एक सूचक और भी हम सब पढ़ेंगे, ये होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है इसमें अगर एसिड मिलाया जाए तो इसके विलेन को, मेथिल ऑरेंज का जो जलीय विलेन होगा इसको गुलाबी कलर का कर देगा। गुलाबी मतलब पिंक कलर में कर देगा। और भी हम लोग के देखे कुछ गुण है। कोई भी अम्ल अगर होगा कि अगर उसका रिएक्शन मेटल से होगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। जैसे जिंक मेटल है, अगर इसका रिएक्शन H2SO4 से करा दिया जाए, जिसको हम सब तेजाब कहते हैं, गाढ़ा अगर है, तो ये बन जाता है ZnSO4 + H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये सब जो है अम्लों के बहुत सारे गुणधर्म हैं। तो फिर से एक बार जरा देख लिया जाए। अम्लों के जो सामान्य गुण है, पहला गुणधर्म आपको बताया गया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जितने भी अम्ल मिल जाए उनको आप स्वाद द्वारा पहचाने। पता चला तेजाब का ही कष्ट दे देने की मुंह जल जाएगी, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा ये संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं। त्वचा के अगर संपर्क में आएंगे तो त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। लकड़ी हुआ, पेपर हुआ, ये सब जो अगर प्रबल अम्ल के संपर्क में आएगा ये सब जल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। अम्ल जो होते हैं सामान्यतः अम्ल जो होते हैं जल में विलेय होते हैं, और जल में विलेय अगर होंगे तो आप देखेंगे जो शुद्ध पानी होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उसमें भी H+ आयन उपलब्ध हो जाएगा, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ये नीले लिटमस पेपर ये सूचक है, सूचना देना। सूचक मतलब है ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। एक चैप्टर है 12th में हम सब पढ़ेंगे आतनात्मक विश्लेषण, बायोमेट्रिक एनालिसिस, उसमें जो है सूचक का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनरली हम सब जो सूचक प्रयोग करेंगे वो अम्ल क्षारक सूचक ही करेंगे, अम्ल क्षारक सूचक का ही प्रयोग करेंगे। यानी ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसकी सहायता से अम्ल एवं क्षारकों को पहचाना जाएगा, उसे कहेंगे हम सूचक। और सूचक की खासियत क्या होगा? अगर अम्लीय विलयन में अगर कोई कलर है तो क्षारीय विलयन में कोई दूसरा कलर आएगा। यानी अलग अलग प्रकार के विलयनों में इन सूचकों का रंग क्या होगा? अलग अलग होगा। उसी रंग परिवर्तन के कारण ही हम उस पदार्थ को पहचानेंगे कि एसिड है कि बेस है। और रंग परिवर्तन का जो कारण होता है वास्तव में अभी पीएच में परिवर्तन होता है। इसीलिए अम्ल क्षारक सूचकों को पीएच सूचक भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी सूचक कहते हैं। और अम्ल क्षारक सूचक की खासियत क्या होगा? अलग अलग विलयन में इसका कलर अलग अलग होगा। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। कौन? एसिड। अगर मेथिल ऑरेंज का जो विलयन है, मेथिल ऑरेंज के विलयन को ये गुलाबी कर देंगे, मेथिल ऑरेंज MEOH। और जितने एसिड हैं लगभग सभी एसिड जो होते हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये सब रिएक्शन के बारे में हमने पहले ही बताया है कि Zn+H2SO4 ZnSO4+H2 धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज जो बताई गई है पहले चैप्टर में, आप सब देखे होंगे। जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। यानी ये जो क्रिया है विस्थापन क्रिया है। धातु की रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताया गया था केदार, नाथ का, माली, ऐसे बताया गया। आलू जरा फीका पकाता है, तो उसमें जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है। पहला चैप्टर
आपका वीडियो बनाया गया है, वो सब वहां से देख सकते हैं। तो जेटेन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। या आप ऐसे याद करें कि अगर किसी एसिड की मेटल से रिएक्शन होगा तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो जो कुछ आपने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे। हम सब पहले पढ़े कि यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक तक के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। और आजकल यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, कई अरब खरब यौगिक है, इसलिए यौगिकों के गुणों को याद रख पाना काफी कठिन है। इसलिए इनके गुणों के ही आधार पर यौगिकों को 3 तरह से विभाजित किया गया। उनको कहते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इनको पहचानने के जो सबसे पहला आधार बनाया गया वो स्वाद बनाया गया, इस टेस्ट के आधार पर इनको पहचाना जाए। तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, टेस्ट इनका खट्टा होता है। और क्षारक जो होते हैं इस साबुन की तरह चिकना होता है और स्वाद में इनका कसैला होता है, तीखा होता है। कभी कभी बच्चों को देखे होंगे खेलते खेलते साबुन जब उनके मुंह में चला जाता है, उनके मुंह की जो बनावट होती है आप देख सकते हैं, तो वैसा स्वाद लगेगा। और लवण जो होते हैं जनरली स्वाद में ये नमकीन होते हैं, या आप कह सकते हैं लवण जो बनेगा अम्ल और क्षारक की क्रिया से जो पदार्थ बनेगा उसे हम लवण कहेंगे। लेकिन स्वाद के आधार पर सभी अम्ल, क्षारक एवं लवण को पहचानने का आप प्रयास मत करिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद बताएगा अम्लों के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। सामान्य गुणधर्म बताएगा स्वाद खट्टे होते हैं, संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं। लगभग सभी अम्ल जो है जल में विलेय होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और मेथिल ऑरेंज के विलेन को ये गुलाबी कर देते हैं। और धातुओं के साथ इनकी जब क्रिया होती है तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और एक चीज बताया कि अम्लों का जो आवश्यक अंग होता है, अम्लों का जो एसेंशियल पार्ट होता है वो हाइड्रोजन होता है, यानी कोई भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। और ये हाइड्रोजन किस रूप में होगा, H+ के रूप में होगा। और इसी H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। अब इसके बाद देखते हैं क्षारक के बारे में। अब इसके बाद देखिए हम सब क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। बेसिस, काफी कुछ गुणधर्म इसका एसिड से बिल्कुल अलग है। क्षारक को कहते हैं बेस, या प्लूरल इसको कहेंगे बेसिस। क्षारक जो होता है इसका स्वाद आपको बताया गया है, इसका स्वाद बिटर होता है, कसैला होता है, ये साबुन की तरह चिकना भी होता है। और एक खासियत इसकी और भी होती है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर कर देता है। ब्लू यानी लाल लिटमस पेपर को ये नीले रंग में कर देगा। कौन, क्षारक। ये लिटमस पेपर आपको बताया गया है, ये सूचक है। तो देखिए सब बीबी है, बेसिस बीबी है, बीटर और ब्लू कलर कर देगा। तो कुछ इसमें ऐसे याद रखें, क्षारक ये जो है बेसिस जो है इनके स्वाद में बीटर है, कसैले हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे, ब्लू एबीबी से हम बेसिस बी, बेसिस बी बीटर, बी ब्लू, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसके बाद आता है कि ये बेसिस कौन कौन हो सकते हैं। देखिए बेसिस जो होंगे, क्षारक जो होंगे, मुख्य रूप से 3 ही चीज होते हैं क्षारक। या तो किसी मेटल के ऑक्साइड होंगे, जिसको आप कहते हैं धात्विक ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड। कोई मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है, धात्विक ऑक्साइड, या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। या तीसरा है अमोनिया सोल्यूशन हो सकता है, अमोनिया सोल्यूशन। अब देखो उदाहरण को समझे तो समझना है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं जिनको मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है वो सब बेसिस होते हैं ज्यादातर। जैसे कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे कोई भी ऑक्साइड, एल्युमिनियम मेटल है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जितने धात्विक ऑक्साइड है, जितने मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, ये जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। और ये सब कंपाउंड कैसे बने हैं, ये सब केमिकल फार्मूला बनाने का वीडियो दिया गया है, नहीं तो आप सोचें Al2O3 कैसे लिख दिया गया।
ये सब आपको बताया कि एल्युमिनियम पर चार्ज होता है +3, ऑक्साइड पर होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बन जाता है Al2O3। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं मैक्सिमम, अब कोई अपवाद भी मिल सकता है, तो जितने मेटेलिक ऑक्साइड होंगे यानी धात्विक ऑक्साइड वो सब के सब बेस होंगे नंबर 1। और जितने मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है जिस हिसाब से कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसको OH लगा OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कास्टिक पोटास कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा चूना कहते हैं। ये सब जो है ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अमोनिया सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं NH4OH अगर है जिसमें अमोनियम आयन दिखाई पड़ जाए NH4, ये भी बेसेस होते हैं। तो बेसेस आप पहचान गए होंगे। बेसेस जो होंगे बी स्वाद में बीटर कसैले होंगे और लाल पेपर को ये नीला कर देंगे, ब्लू कर देंगे। और बेसेस कौन कौन होते हैं? जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, जितने भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है और अमोनिया सोल्यूशन जिसमें अमोनियम आयन दिखाई पड़ जाते हैं, ये सब के सब जो है क्षारक होते हैं। बाकी भी इनके बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाएगा, अभी बेसिक जानकारी दिया जा रहा है। इसके बाद आता है इनके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। क्षारकों के सामान्य गुणधर्म या सामान्य गुण लिख लो। तो जो बातें बताएंगे उन्हीं को पॉइंट करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं स्वाद में कसैला होंगे, तीखा होंगे, साबुन की तरह चिकना होंगे, साबुन की तरह ये जो है चिकने होंगे, साबुन की तरह चिकने होंगे। और एक खासियत इसमें है ये भी कोरोसिव होते हैं, ये भी कोरोसिव होते हैं, संक्षारक होते हैं। यानी त्वचा के संपर्क में अगर ये आ जाए तो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई स्ट्रांग बेस है, प्रबल बेस है, अगर आपके शरीर के संपर्क में आएगा तो आपके शरीर की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको बताया गया ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर क्या है? सूचक है जिसे एसिड बेस को पहचाना जाएगा। लाल लिटमस पेपर को ये कन्वर्ट कर देंगे नीले लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर। अच्छा, वहां आपने देखा था कि जो एसिड होते थे वो मेथिल ऑरेंज के जलीय विलयन को गुलाबी कर देते थे। ये भी गुलाबी करता है, लेकिन किसके विलयन को? फिनाफ्थलीन के विलयन। ये भी एक सूचक है, कृत्रिम सूचक है। फिनाफ्थलीन के विलयन को ये भी गुलाबी करेगा। तो देखो गुलाबी दोनों कर रहे हैं। एसिड जो है मेथिल ऑरेंज के जलीय विलयन को गुलाबी करता है और क्षारक जो है फिनाफ्थलीन के जलीय विलयन को गुलाबी करता है। तो एक बार जल्दी से बता दिया जाए। और ये क्षारकों के बारे में आपको बताया कि क्षारक जो होंगे स्वाद में कसैले होंगे। ये सामान्यतः जल में विलय होते हैं। एसिड तो ज्यादा कुछ विलय होता है, ये कम ही बेस जो होते हैं जल में विलय होते हैं। अभी हम सब पढ़ेंगे जो बेस जल में विलय हो जाएगा उसे क्षारक न कह करके क्षार कहेंगे। इसलिए कहा जाता है सामान्यतः जो है क्षारक जो है जल में विलय होते हैं। इसका मतलब सभी क्षारक जल में विलय नहीं होंगे। और स्वाद में कैसा होगा? कसैला होगा, बीटर होगा और साबुन की तरह चिकना होगा। ये भी संक्षारक होगा, कोरोसिव होगा। यानी प्रबल क्षारक अगर आपके शरीर के संपर्क में आएगा तो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा देगा। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे, उसका उल्टा है एसिड का। ये फिनाफ्थलीन के विलयन को गुलाबी रंग में कर देंगे। ये सब चीज आपको देखना है। अच्छा, इसके पहले भी आपको बताएगा कि जितने भी एसिड है वो उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। यानी एसिड का जो एसेंशियल पार्ट है वो हाइड्रोजन है। और इसके लिए एसिड को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। आर्यनियन का सिद्धांत है, लुईस का सिद्धांत है, ब्रांस्टन-लॉरी का सिद्धांत है। अब हम इसके बाद एक एक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद हम सबको पढ़ना है कि प्रकृति में पाए जाने वाले अब जो कुछ भी हम सब खाते हैं, बहुत से पदार्थों में एसिड पाया जाता है। तो किस चीज में कौन सी एसिड पाया जाता है, इसको देखिए याद किया जाए। हमने केवल एसिड का नाम नहीं लिखा है,
जैसे संतरा, नींबू, आंवला, ये जो खट्टे फल होते हैं, संतरा हुआ, नींबू हुआ, आंवला, इनमें जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को कहा जाता है सिट्रिक अम्ल। कुछ लोग इसको साइट्रिक एसिड भी पढ़ते हैं, हिंदी में नाम अलग अलग तरह से बिगाड़ दिया जाता है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक कहने लगते हैं। जैसे भी आप याद रखें, संतरा, नींबू, आंवला इस समय सिट्रिक अम्ल बनेगा। इमली और अंगूर होते थे भी खट्टे, लेकिन इसमें ये एसिड नहीं मिलता सिट्रिक, इसमें मिलता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल भी लिखते हैं कुछ लोग। सेब जो होता है इसमें मिलता है मैलेइक एसिड, मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल। और सिरका जो हम सब खाते हैं इसमें जो एसिड मिलता है बहुत वीक एसिड होता है, इसलिए हम सब आसानी से खा लेते हैं, उसका नाम है एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। फार्मूला आप कुछ लोग जरूर जानते होंगे, CH3COOH, इसका केमिस्ट्री नाम है, इसमें देखें 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो चाहे एस्टिक अम्ल कहें, इसका केमिकल फार्मूला होगा CH3COOH, या केमिस्ट्री नाम है इसका एथेनोइक एसिड। टमाटर जो होता है इसमें होता है आर्जेलिक अम्ल, आर्जेलिक अम्ल। ऐसे लिख करके 1-2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। खट्टा दूध या दही, इसमें जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंक, चींटी कभी कभी जो काली वाली चींटी होती है या माटा वगैरह होते हैं, जब बिच्छू डंक वगैरह जब लग जाता है तो स्थान पर शरीर में सूजन आ जाता है, तो चींटियों के पास जो होता है एक एसिड होती है, उस एसिड को कहा जाता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। जो लाल चींटा होता है जिसको माटा कहते हैं, लैटिन भाषा में उसको फार्मिका कहते हैं, तो उसके शरीर में एक एसिड मिलती है, उसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है HCOOH, इसमें एक कार्बन, इसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। ये आगे पेज में हम सब आगे पढ़ेंगे, अभी खाली आप याद रखें। तो चींटी का जो डंक होता है इसमें, उस डंक में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक अम्ल। नेटल का डंक, नेटल जो है एक पौधा होता है, इसमें बाल जैसा डंक होता है, तो कभी कभी शरीर में अगर टच कर जाए तो वहां पर बहुत जलन होने लगती है, और उस जलन को दूर करने के लिए जहां पर नेटल का डंक, नेटल का पौधा होता है, वहीं पर पास में एक डाक का पौधा होता है, डाक, उस डाक के पौधे की पत्ती को लाकर उस स्थान पर रगड़ देंगे तो जलन खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति में दोनों पौधे लगभग पास पास ही पाए जाते हैं, इसमें भी यही एसिड मिलता है, फार्मिक अम्ल। फिर साथ देख लें प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल, तो संतरा, नींबू, आंवला, इन सब में जो एसिड मिलती है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड मिलेगी। इमली और अंगूर में मिलेगी टार्टेरिक अम्ल। सेब जो हम सब खाते हैं उसमें होती है मैलेइक अम्ल, मैलेइक एसिड। सिरका, सिरका होता है एस्टिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, या इसी को कहते हैं एथेनोइक एसिड। टमाटर, इसमें मिलता है आर्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। चींटी का डंक, चींटी, बिच्छू, ये सब जब डंक मार देते हैं पतैया वगैरह, जो सूजन आ जाता है तो ये अपने शरीर की एसिड हम सबके शरीर में डाल देते हैं, वो एसिड होती है फार्मिक अम्ल, या इसको कहते हैं मेथेनोइक एसिड। इसका फार्मूला होता है HCOOH। नेटल का डंक, नेटल एक पौधा है, इसमें बाल जैसा डंक मिलता है, शरीर के संपर्क में आने पर उस स्थान पर सूजन आ जाएगी, और उस सूजन को अगर खत्म करना है तो डाक का एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों को वहां पर लगा देती है। तो ऐसे आप याद कर लें। और भी बहुत ऐसे हैं, हम सबके शरीर में भी एक एसिड बनता है, यानी हम सबका जो पेट है वो भी एसिड की फैक्ट्री है, उसमें एसिड जो बनता है HCl बनता है। आमाशय रस जिसको कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, आमाशयिक रस, तो जो भोजन को पचाता है, हम सबके पेट में भी एक एसिड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये पेट में बनता है। इसके अलावा जो फैट होते हैं, वसा या फैट, इसमें बनता है, इसमें होता है स्टायरिक एसिड। और भी यूरिन होता है, पेशाब जिसको कहते हैं, इसमें यूरिक एसिड होता है।
ये सब जानना चाहिए, कहीं पूछा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक होता ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल माने जिसको आप कहते हैं जैतून का तेल। तो जैसा इसका नाम उसी तरह की एसिड है। ओलिव ऑयल में ओलिक एसिड मिलता है, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। और रैंसिड बटर, मक्खन जिसको कहते हैं, बटर में ब्यूटारिक एसिड होता है। बटर, बीच से बटर है, बीच से ब्यूटारिक है। रैंसिड बटर में ब्यूटारिक एसिड। तो फिर से भी देख लें, हम सबके पेट में भी एक एसिड बनती है जो भोजन के पचाने में सहायता करती है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस या आमाशयिक रस। इसमें एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वसा, फैट जो होते हैं, तेल वगैरह जो है, घी वगैरह, इसमें कौन सी एसिड होती है? स्टायरिक एसिड होती है। यूरिन, जो पेशाब, उसमें भी एक एसिड होती है, यूरिन में यूरिक एसिड। यूरिन, ये भी यू से है, ये भी यू से है। ओलिव ऑयल में ओलिक एसिड। ओलिव ऑयल माने जैतून का तेल जो है। ऐसे रैंसिड बटर, बटर यानी मक्खन में होता है ब्यूटारिक एसिड। ऐसे सब पूछे नहीं जाते, कभी कभी सीपीएमटी वगैरह के एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा गया, बहुत कभी पूछा जाता है, लेकिन जानना चाहिए। अब इसके बाद हम सब पढ़ते हैं अम्लों का वर्गीकरण, कैसे हम क्षारक को पहचानेंगे। अब देखिए, अम्ल क्षारक की अवधारणा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया है। उसमें पहला सिद्धांत आर्हीनियस का है, फिर ब्रांस्टन लॉरी का है, लुईस का है। सब लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, लेकिन सबके सिद्धांत में कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं जो 100% एसिड और बेस को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। तो पहला हमें पढ़ना अम्ल क्षारक की अवधारणा, यानी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और पहला कॉन्सेप्ट किसका पढ़ना? आर्हीनियस का। आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार, अभी आयनन सिद्धांत में हम सब पढ़ेंगे। आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत जो है, अम्ल और क्षारक को परिभाषित करने के लिए जलीय विलयन का होना आवश्यक है। यानी ये जो परिभाषा दिया गया है, जलीय विलयन में ही दिया गया है। यानी आप पास कोई न कोई विलायक होना चाहिए जल के रूप में, तभी ये परिभाषा सत्य होता है। तो ऐसी परिभाषा इन्होंने दिया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी अगर उनको जल में घोला जाए तो H+ आयन देते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसको देखो, उदाहरण से देखें, जैसे HCl है, HCl, अगर इसको पानी में घोलेंगे ऐसे H2O, ये देगा H+ और Cl-। ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, HCl + H2O, ऐसे लिख सकते हैं जलीय विलयन। एक प्रोटॉन है, इसको देगा तो बन जाएगा H3O+ और Cl-, ऐसे लिख सकते हैं। यानी जो ये H+ होता है, ये विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रहता। ये जो H+ होता है तुरंत वाटर मॉलिक्यूल से ऐड हो जाता है, ऐसे H+ और H2O ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। इसको कहते हैं H3O+, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो देखें, फिर से देख लें, आर्हीनियस ने बताया कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो अम्ल होंगे। यानी H+ दे रहा है जलीय विलयन में, तो अम्ल होगा। और ये H+ जो होता है जल में बिल्कुल स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, स्वतंत्र रूप में रह ही नहीं सकता है। ये H+ तुरंत वाटर मॉलिक्यूल से ऐड हो जाता है, यानी H+ H2O गिव्स आउट H3O+। ये जो बना H3O+, इसी को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। इस रिएक्शन को आप चाहे ऐसे लिख दें, सीधा सीधा ऊपर H2O लिख करके ऐसे लिख दें, या ऐसे पूरा लिखें, दोनों सत्य है। ऐसे का एग्जाम्पल और भी देख लीजिए। जैसे लिख दिया जाए HNO3 H2O, देखिए क्या देगा, H+ और नाइट्रेट आयन देगा। अच्छा, H+ से ही क्यों कहा जा रहा है? तो रेनायन तो कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड आयन भी हो सकता है, नाइट्रेट आयन भी हो सकता है, सल्फेट आयन भी हो सकता है। रेनायन चेंज होता रहेगा, लेकिन जो प्लस वाला हिस्सा होगा वो सब में कॉमन होगा, यानी सब में H+ होगा। जितने एसिड होंगे वो जलीय विलयन में H+ आयन प्रोटॉन देंगे।
उनको हम सब एसिड कहेंगे। और ये जो H प्लस होगा H प्लस के रूप में थोड़ी रहेगा, ये H प्लस तुरंत ऐड हो जाएगा H2O से, ये बना देगा H3O प्लस। इसी को कहते हैं हार्मोनियम है, और कुछ किताब इसको ऐसे लिख देते हैं OH3 प्लस। दोनों का मतलब ये है, H3O प्लस कहिए चाहे OH3 प्लस, दोनों का मतलब ये है हार्मोनियम है। और इसको एक तरीका और बताएगा लिखने के लिए, आप ऐसे लिख सकते हैं HNO3, यही वाटर लिख दीजिए H2O, इसको आप लिख देंगे। एक प्रोटॉन अगर इसको देगा ये हो जाएगा H3O प्लस। देखिए अगर इसमें से प्रोटॉन जाएगा H प्लस और H2O, H3O प्लस, और यहाँ बचेगा क्या NO3 माइनस। तो चाहिए तरीका आप लगाएं, चाहिए तरीका लगाएं। हाँ ये सब तरीका लगा रहे हैं तो नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AQ लिख लीजिए, AQ माने जलीय विलयन। तो HNO3 से एक प्रोटॉन निकल रहा है, एक H प्लस निकल रहा है, और ये H प्लस क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर के हार्मोनियम आयन बना ले रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं। कोई बड़ा एसिड में ले लिया जाए कार्बनिक में, जैसे एस्टिक अम्ल जो होता है, जो सिरके में मिलता है CH3COOH, आप यहाँ H2O लिख दिए, इसका मतलब जलीय विलयन में। तो यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, ये H प्लस निकलेगा, यहाँ बचेगा CH3COO माइनस। इसको कहते हैं एसीटेट आयन, CH3COO माइनस का एसीटेट आयन कहते हैं, इसको H प्लस आयन या प्रोटॉन कहेंगे। और हमने बताया H प्लस क्या करेगा, वाटर से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ये बना लेगा हार्मोनियम आयन। तो आप ये जानते रहे एसिड से जो H प्लस निकलेगा वो जलीय विलयन स्वतंत्र रूप में नहीं रहेगा, वो जल के मॉलिक्यूल से ऐड होकर के हार्मोनियम आयन बनाएगा। और इसी रिएक्शन को आप ये कई लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था CH3COOH प्लस H2, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें दोनों तरफ एरो लगाया जाता है, क्रम ये होता है। इसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा, इसको दे H प्लस निकाल के इसको दे दीजिए, फिर बन जाएगा H3O प्लस, और यहाँ बचेगा क्या CH3COO माइनस। अब इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं, अगर ये इसको H प्लस दे दे तो देखिए एस्टिक अम्ल बन जाएगी, और एक अगर H प्लस निकल जाएगा बचेगा क्या H2। तो दोनों तरफ से समझ सकते हैं। यहाँ ये प्रोटॉन दे रहा है, H3O प्रोटॉन दे रहा है, और यहाँ एसिड प्रोटॉन दे रहा है। तो विपरीत जो क्रिया है यहाँ पर ये एसिड की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। ये सब चीजें हम सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी खाली जो है आर्गेनिक सिद्धांत के हिसाब से आप समझे कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे वो एसिड होगा, और H प्लस आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रहेगा, ये जल के मॉलिक्यूल से ऐड होकर के हार्मोनियम आयन बनाएगा। तो चाहे आप ऐसे लिखे चाहे इस तरह से लिखे, दोनों सही है। बेस किसे कहेंगे, क्षारक वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, जैसे NaOH को अगर आप जल में खोले तो टूटेगा Na प्लस और OH माइनस। ऐसे आप KOH ले लीजिए, अगर इसको आप जल में खोलते हैं तो K प्लस OH माइनस। आप इस सोच रहे हैं OH माइनस से ही का क्यों लगाव है, तो आप देखिए पॉजिटिव आयन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव आयन फिक्स है हाइड्रॉक्सिल आयन। वैसे अम्ल में आप देखते थे नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता था, लेकिन पॉजिटिव आयन क्या था H प्लस था, और इसमें क्या फिक्स है हाइड्रॉक्सिल आयन। इसलिए OH की बात कर रहे हैं। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये परिभाषा आर्हेनियस ने दिया है। अब आर्हेनियस के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं। एक तो यह है कि अगर आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार आपको एसिड बेस को पहचानना है तो पानी लेके बैठो लोटा में, जलीय विलयन में ही ये संभव है। अजलीय विलयन में संभव नहीं है। बहुत से ऐसे एसिड आप पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे एसिड जो H प्लस आयन देंगे हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड अभी आगे आप पढ़ेंगे, BF3 बोरान ट्राइक्लोराइड, या किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड SO2 CO2 नॉन मेटल वगैरह आप सबको बताया गया है। ये तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6 ये सब इलेक्ट्रॉन हो,
जैसे सल्फर है 16 होता 2 8 6, कार्बन 6 होता 2 4, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जितने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और ये देखिए दोनों, ये एल्युमिनियम क्लोराइड BF3, अगर इनको पानी में घोलोगे तो क्या कोई H+ मिलेगा? देखिए इसमें H+ है ये नहीं, जबकि इसका बिहेव जो होता है, इसका जो व्यवहार होता है एसिडिक नेचर का होता है। और जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो क्षारक की तरह व्यवहार करेगा, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो एसिड की तरह व्यवहार करेगा। और ना तो ऊपर वाली लाइन में H+ है और ना इसमें देखिए वो H- है। तब कैसे? इसका आर्गेनिक सिद्धांत हम पालन नहीं करेंगे। तो इसकी एक लिमिटेशन है कि आर्गेनिक सिद्धांत जो जलीय विलयन के लिए ही लागू है, अजलीय विलयन में लागू नहीं होता। और बहुत से ऐसे एसिड और बेस है जिनको ये परिभाषित ही नहीं कर सकता उस सिद्धांत में। अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्साइड देखिए मेटल का ऑक्साइड है, तो जितने मेटेलिक ऑक्साइड है वो सब क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं। और जितने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह, CO2, ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड की तरह, मेटेलिक ऑक्साइड बेस की तरह। और आप जानते हैं अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अम्ल क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देगा, क्षारक अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा। यहाँ नमकीन चीज बन जाएगी, लवण बन जाएगा। कौन सा लवण बन जाएगा? CaCO3, ये साल्ट बन जाएगा। तो हमारे यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो आर्गेनिक का सिद्धांत जो है सब जगह लागू नहीं होता, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जाता है। आज इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जो अजलीय विलयन है उसमें भी उदासीनीकरण संभव है, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अमोनिया, अमोनिया आप जानते हैं, अमोनिया गैस बहुत बदबूदार गैस होती है, जहाँ टॉयलेट वगैरह होता है वहाँ पर यही गैस निकलती है। पानी बहुत घुलनशील है, इसका जो नेचर होता है क्षारीय होता है, क्षार की तरह व्यवहार होता है। और इसका अगर किसी एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, HCl, ये अम्ल तो ही है, अभी क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। अब आप देखिए इसमें कहीं OH का दर्शन नहीं है, फिर भी क्षार है। और कैसे जान पाए क्षार है? तो क्षार अगर होगा तो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देंगे, अम्ल क्षार के प्रभाव खत्म कर, दोनों एक दूसरे प्रभाव खत्म कर देंगे। तो जो बन जाएगा यहाँ साल्ट बन जाएगा। और कौन सा साल्ट बनेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, नौसाधन जिसको कहते हैं। इसी NH3 की तरह ये गैस जो होती है PH3, ये भी क्षारीय, इसका गुण नेचर क्षारीय गुण होता है। PH3 इसको फास्फीन गैस कहते हैं, इसमें सड़े मछली की जैसी गंध आती है। ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी मैं रिवाइज कर दूं, थोड़ा जल्दी बताया गया। अम्ल क्षारक को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। उसमें पहला प्रयास है आर्हेनियस का। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अगर अम्ल क्षारक को परिभाषित करना है तो लोटम पानी लेकर बैठे, यानी ये जलीय विलयन में ही लागू होगा। यानी वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, और वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षारक। और जो क्षारक पानी में घुल जाए उसे क्षार कहेंगे, अल्कली कहेंगे। ये सब चीजें पहले हम बता चुके हैं। तो देखिए बहुत से ऐसे पदार्थ हैं ना तो H+ ही आयन देते हैं ना OH- आयन देते हैं, तो वहां आप कैसे परिभाषित कर पाओगे? जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं इनका नेचर एसिडिक होता है और इसमें कहीं H+ नहीं होता है। और जितने मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्षारक की तरह से होता है। और बहुत से ऐसे और भी है क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे NH3 है, अमोनिया गैस, ये भी क्षारक की तरह व्यवहार करती है। फास्फीन है, ये भी क्षारक की तरह व्यवहार करती है। तो इन सब की परिभाषा जो है ये नहीं बना पाए। अब इन सब की परिभाषा आगे हम देखेंगे, लुईस के अनुसार परिभाषित किया जाएगा, कुछ वहाँ भी फेल हो जाएगा, कुछ ब्रांस्टन लवली परिभाषित करेंगे, वहाँ भी कुछ फेल हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री है, ये 100% कुछ नहीं होता है। कोई नियम आप वे नहीं बना सकते 100% लागू होगा। सामान्यता इसलिए लिख देना चाहिए, सामान्यता वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन दे वो एसिड है। तो मैक्सिमम जगह पालन होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। तो केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा है नहीं कि बिल्कुल 100% हो, इसमें बहुत सारे अपवाद मिलते रहते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं।